हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, व्यस्त चल रहा हूं इस वजह से। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मेरा आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा था, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं एक पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान पशुपालन विभाग में पोस्टेड हूँ एज ए वेटनरी ऑफिसर बीकानेर के गांव में। और ये जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है 2019 से। काफ़ी लंबा सफ़र है वेटनरी ऑफिसर बनने तक का। 2019 में विज्ञप्ति आई थी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए। 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए फार्म भरे गए थे। और 2019 के एंड में और स्टार्टिंग ऑफ 2020, आपको पता है कोविड का जो है पेंडेमिक फैल गया था पूरे विश्व में। इस वजह से लॉकडाउन लगे और जो सरकारी कामकाज होने थे या फिर एग्ज़ाम्स होने थे वो सब पोस्टपोन्ड हो गए थे। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने आपको पहले भी बताया, 3 चरणों में उसके नंबर बांटे गए हैं। एक था रिटर्न बेस पर, एक था एकेडमिक बेस पर और एक था इंटरव्यू बेस पर। हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2 अगस्त 2020 को रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में आप देखें रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 26 नवंबर 2020 को। लगभग 2 या 3 महीने बाद में रिज़ल्ट आ गया था। रिटर्न क्लियर हुआ हमारा, बट उसके बाद में कुछ कोर्ट केसेस में चला गया मामला। इस वजह से इंटरव्यूज़ पर एक बार के लिए रोक लग गई थी। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद में सितंबर 29, आई थिंक एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 2023 को, मतलब पिछले साल सितंबर के एंड में इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। और इंटरव्यू अलग अलग चरणों में होते हैं दोस्तों आरपीएससी के। तो आरपीएससी का इंटरव्यू जो होता है उसके लिए क्या होता है, आरपीएससी की इंटरव्यू की कमेटी बनती है जिसमें एक आरपीएससी का मेंबर होता है, ठीक है, और 2 एक्सपर्ट आते हैं। जैसे इस बार हमारी 3 जो इंटरव्यू लेने वालों की जो टीम बनी थी उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक खुद आरपीएससी का मेंबर था और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरा इंटरव्यू डेट थी वो थी 13 दिसंबर 2023 को। पिछले साल लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है मेरा इंटरव्यू हुए। और जब इंटरव्यू की डेट आई, मैं जो है वो मुझे पता चला था 8 या 9 दिसंबर को पता चला था। मतलब मेरे पास 5 दिन थे इंटरव्यू के लिए, ओवरऑल प्रिपरेशन को बाइंड अप करने के लिए। क्योंकि जब सितंबर एंड से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे तो हम सभी के मन में ये डाउट था कि हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने तैयारी तो धीरे धीरे शुरू कर ही दी थी। बट जब लास्ट के 5 दिनों में हमें पता चला कि इंटरव्यू की डेट आ चुकी है 13 दिसंबर को, तब हमने क्या व्यू रचना बनाई उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब इंटरव्यू देने गया तो मैं उससे एक दिन पहले पहुंच गया था अजमेर। आरपीएससी का जो मेन ऑफिस आपको पता है अजमेर में है। तो मैं एक दिन पहले अजमेर पहुंच गया था अर्ली इन द मॉर्निंग। और उस एक दिन पे मतलब 12 तारीख को मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली। मैंने इंटरव्यू से मैं घबरा रहा था काफ़ी। हर कोई व्यक्ति घबराता है एक बार, पहली बार जब वो इंटरव्यू देता है। तो मैंने इंटरव्यू से पहले एक चीज़ माइंड में सोची थी कि अगर आपको इंटरव्यू अपनी तरफ मोड़ना है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू एक वास्ट सब्जेक्ट है। इंटरव्यू में आपके पास में ऑप्शन नहीं है। जो सामने जो बैठा है इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कुछ भी तरीके के, कैसे भी तरीके के सवाल पूछ सकता है। वो हो सकता है समसामयिकी के, जो अभी करंट में जो चल रहा है उसके बारे में पूछ सकता है। आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उससे पूछ सकता है। पूरी वेटनरी इतनी वास्ट है, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट मेरा यही टारगेट था कि जैसे ही मैं इंटरव्यू की चेयर पे बैठूंगा, मैं इंटरव्यू लेने वालों को अपनी तरफ कैसे खींच सकता हूँ। कहने का अर्थ है कि मैं अपने अनुसार इंटरव्यू को कैसे चला सकता हूँ। इसके लिए मैंने एक ही चीज़ पूछी, क्योंकि देखिए जैसे आप इंटरव्यू में रूम पर एंटर करते हैं, एंटर जैसे ही करेंगे 3 एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हैं। आपके ठीक सामने मतलब उन तीनों एक्सपर्ट्स के सामने एक चेयर पड़ी है जिसमें आपको आकर के बैठना है। आप आकर के बैठेंगे। सबसे पहले उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑलरेडी कि इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसने पीजी की है कि नहीं की है, पीजी या पीएचडी की है या नहीं की है, ये सभी। और पहला सवाल आता है कि पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपना परिचय दें। ठीक है, परिचय दे दिया साहब। उसके बाद में वो आपसे पूछेंगे कि आप अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। मेरी डिग्री हुई 2016 में, मेरी पीजी होगी 2019 में कंप्लीट। 2019 से लेकर 2023 तक के टाइम में मैं कर क्या रहा हूँ इसके बारे में। तो क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि मैं पेट प्रैक्टिशनर हूँ, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं अपना क्लिनिक रन करता हूँ।
तो मैंने उनको यही बोला कि मैं तो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर हूँ। इस चीज़ से सारा का सारा जो एनवायरनमेंट बना वो बन गया कि हाँ, इस जो बंदे से जिससे हमें इंटरव्यू लेना है, जिससे हमें सवाल पूछने हैं, वो पेट से रिलेटेड ही पूछने हैं। अगर मैं कुछ और बोल देता कि मैं फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ या कुछ और, तो मुझसे उस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, उनमें कहीं न कहीं मैं फँस सकता था। इसलिए जो मेरी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनको बोला कि हाँ भई, मैं तो स्मॉल एनिमल्स में प्रैक्टिस करता हूँ। अब जब ये बात आ गई तो उनके मेंबर ने, आरपीएससी का जो मेंबर था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया पेट्स के बारे में, डॉग्स के बारे में पूछना स्टार्ट किया। अलग-अलग तरीके की ब्रीड्स बताई डॉग्स की, उनमें कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जाता है, कौन से टीके बने हैं, इन टीकों को कब लगाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस पेट से मानव को हमें क्या नुकसान भी हो सकता है समाज में। जैसे कि कुछ उन दिनों एक खबर चल रही थी कि डॉग बाइट के केसेस बहुत आ रहे थे यूपी साइड में, तो उन सभी के बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा। रेबीज़ के बारे में पूछा, पारो वायरस इन्फेक्शन के बारे में पूछा, बहुत सी चीज़ें पूछी उन्होंने। फिर कैट्स के बारे में पूछा उन्होंने, कैट्स रिलेटेड सारी बातें बता दी। ऐसा करने का मेरा ये उद्देश्य था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा चला जाए और मैं उनमें एक अपना इफ़ेक्ट छोड़ सकूँ, प्रभाव छोड़ सकूँ। फिर बाद में बात आई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की, तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे पूछा कि एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा, कौन-कौन से एंटीबायोटिक्स फील्ड में लगाई जाती हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकती है कुछ बीमारियों की, छोटे-मोटे क्वेश्चंस पूछे। मतलब मेरा जो इंटरव्यू चला 20 से 25 मिनट चला और मैंने ओवरऑल जो उन्हें एक ही तरफ मोड़ा, मेरी जो डायरेक्शन थी इंटरव्यू में जाते ही रूम के अंदर, वो ये थी कि मैं अपने अनुसार ऐसा कुछ बोलूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो इसी प्रकार से करें। तो इंटरव्यू जब भी आप देने जाएँ, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको जो आता है वही उनके सामने रखें। कि भई हाँ, अगर मैंने लार्ज एनिमल्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो लार्ज एनिमल्स के बारे में बोलिए। मैं स्मॉल एनिमल्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो स्मॉल एनिमल्स के बारे में बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको कहेंगे कि आप तो स्मॉल एनिमल में प्रैक्टिस करते हैं, गाँव में आपको लार्ज एनिमल मिलेंगे, आप उनका इलाज कैसे करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एट प्रेज़ेंट क्या कर रहे हैं और आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसको चेक करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद में उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत राजस्थान जीके के बारे में पूछा कि पशु मेले कब-कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, राजस्थान में कौन-कौन से ज़ोन में उसको डिवाइड किया गया है, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स के बारे में पूछा। इतना सब कुछ पूछने के बाद में मैं लगभग 20 से 25 मिनट बाद में फ्री हुआ। तो मेरा यही टारगेट है, आप लोगों को ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि मेरा इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था, इसका ये टारगेट था कि आप लोगों को ये बताऊँ कि इंटरव्यू में रूम में जाने के बाद में आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, आपको कैसे टैकल करना है, आपको अपने तरह कैसे कैसे मोड़ना है। क्योंकि मैंने जितने मेरे साथियों से, मेरे सीनियर्स जूनियर्स से जिनका इंटरव्यू हो चुका था मुझसे पहले, उनसे ये पूछा, कुछ को समस्या भी आई। उन्होंने कहा कि हमसे तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जो हमें पता ही नहीं था और हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं उनको बोलूँ कि मैं स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर हूँ, और ताकि वो मुझसे उसी लेवल के सवाल पूछें, उसी फील्ड के सवाल पूछें जिनमें मैं थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।